तो क्षार धातुओं के भौतिक गुण चल रहे थे। क्षार धातुओं के भौतिक गुण में काफी कुछ हमने सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्षार धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये हमारा पॉइंट है 12 नंबर, 12 नंबर का भौतिक गुण है क्षार धातुओं के मानक, क्षार धातुओं के मानक ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो जैसे आपने देखा कि जो बैटरी होती है, जो घरों में सामान्यतः जो बैटरी होती है, जो किसी मोटर व्हीकल्स में, है ना, जीप है, कार है या ट्रैक्टर है या आपकी कोई मोटर बाइक है, तो उसमें जो बैटरी लगी होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि ये बैटरी है आपकी, तो आपने इसमें दो, एक को आप क्या कह देते हो, प्लस कह देते हो, और दूसरे को आप क्या कहते हो, माइनस कहते हो। तो ऐसे ही आपका एक होता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल। तो जब कोई वैद्युत अपघटनी सेल होती है, जैसे एक बर्तन होता है वैद्युत अपघटनी सेल, एक बर्तन होता है, ठीक है, इस प्रकार का एक बर्तन होता है, और इसमें होता क्या है कि इसमें एक विलयन भरा रहता है, इसमें एक विलयन भरा रहता है, इसमें एक विलयन भरा रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका बर्तन होता है, ये जो पात्र होता है, इस पात्र को हम कहते हैं वैद्युत ठीक है, अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल। और इसमें ये जो विलयन भरा रहता है, तो इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन ये होती है कि इसमें बताया जाता है कि जब किसी धातु की छड़, अब देखिए यहाँ पर जो धातुएं हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्षार धातुएं पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या है, क्षार धातुएं। और क्षार धातुएं कहाँ से स्टार्ट होती है? तो लिथियम से, या सोडियम हो गया, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ठीक है। तो ये हमारी क्षार धातुएं होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो धातु की हमारी छड़ है वो किसकी होनी चाहिए, या तो लिथियम की होनी चाहिए, या फिर सोडियम की, या पोटेशियम, या रुबिडियम, या फिर सीजियम की। तो इनकी मतलब इन धातुओं की कोई छड़ होनी चाहिए, और उस छड़ को जब हम उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख के आपको बता देते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को उसके लवण के, किसी विलयन में डुबाते हैं, जब किसी धातु की डुबाते हैं, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित, या तो जो धातु की छड़ है
या तो वो धनावेशित हो जाएगी या फिर वो ऋणावेशित हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा उस धातु की क्षण और जो हमारे बर्तन में उपस्थित विलयन है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि हमारी क्षण धनावेशित होगी या फिर ऋणावेशित होगी। तो विलयन के सापेक्ष क्या हो जाती है, धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित ऋणावेशित हो जाती है जिसके फलस्वरूप विलयन व धातु की क्षण के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको और समझते हैं। तो जब हम किसी धातु की क्षण को, मतलब कोई भी धातु है, अगर हम 4 धातुओं की बात कर रहे हैं तो धातु की क्षण कैसी होनी चाहिए? इनमें से कोई होनी चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या फिर सीजियम। तो इनमें से किसी धातु की क्षण होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जब हम क्षार धातु की बात करेंगे। और अगर हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमारे पास धातु की क्षण है, जो धातु की क्षण है वो है लिथियम की, मतलब ये लिथियम धातु की क्षण है, लिथियम धातु की क्षण। तो हमारा विलयन कैसा होगा? तो जो विलयन होगा वो लिथियम का ही लवण होना चाहिए, जैसे आपका लिथियम धातु की क्षण है तो हमारा जो विलयन होना चाहिए वो होना चाहिए Li2SO या फिर LiCl, है ना, Li ये। ठीक, अगर मान लीजिए कि धातु हमारी सोडियम की है, Na, है ना, अगर ये सोडियम धातु की क्षण है, तो जो हमारा विलयन होगा वो सोडियम का होना चाहिए, मतलब Na2SO4 हो या फिर NaCl हो या NaBr हो, है ना। तो जिस धातु की हम क्षण लेंगे जो विलयन होगा वो भी उसी धातु के लवण का ही विलयन होना चाहिए। तो ये जो धातु की क्षण है वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाएगी और या फिर ऋणावेशित हो जाएगी, जिसके कारण धातु की क्षण और जो विलयन है उसके मध्य एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है और इसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। यहाँ पर हमने ताप को स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमारा ताप क्या रहेगा, और दूसरी चीज जो विलयन है वो आपका पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब उसकी सांद्रता और उसकी सांद्रता चीजों को क्लासिफाई कर दे या क्लेरिफाई कर दे। जैसे कि जो हमारा ताप होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर एक ताप भी होगा और वो ताप कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस विलयन का सांद्रण।
वो आपका 1 है। 1 का मतलब है कि 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर, 1 मोल पर लीटर है। सेल्सियस और जो विलयन का सांद्रण है उसकी सांद्रता है 1 मोल प्रति लीटर। इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोड विभव शब्द जुड़ जाएगा जिस ये मानक, ठीक है। तो यही जो इलेक्ट्रोड विभव है, यही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, बताओ इतनी बात समझ में आ गई भाई? यस सर। अगर अगर हम सिर्फ इतना कह दें, ठीक है, हम ताप को ना लें और उसकी सांद्रता की गणना ना करें, सांद्रता ना लें, ठीक है, तो हमारा यही जो प्रोसेस है, जो ये विभवांतर जनरेट होगा, इस विभवांतर को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अगर यही यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 25 डिग्री सेल्सियस पर हो और जो हमारा विलयन है उस विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो जो हमारा विभव कहलाएगा, ये जो विभवांतर होगा, यही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। तो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। वैसे तो ये आपका जो है ऑक्सीकरण और अपचयन जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसका ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दे रखा था तो थोड़ा सा हमने आपको बता दिया है। बाकी इसकी विस्तृत चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। अब देखो, अब यही जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इसी को एक शब्द हम लेते हैं मानक अपचयन विभव, और इसी को हम ऑक्सीकरण विभव भी कह देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ चिन्ह पे डिपेंड करता है कि हम उसका चिन्ह जो है वो क्या लगा रहे हैं, उसके हिसाब से वो मानक अपचयन विभव ही क्या बन जाता है, मानक ऑक्सीकरण विभव बन जाता है। मान लीजिए कि किसी का विभव माइनस में है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अपचयन विभव है ना। और वही चीज अगर उस माइनस को हम प्लस कर दें तो वही कहलाता है ऑक्सीकरण विभव। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि क्षार धातुओं के मानक अपचयन विभव क्षार क्षार धातुओं के मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन अपचयन विभव विभव के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं, अधिक ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया वाला जो लेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है, कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको मिलेगी। उसमें जितने भी तत्व हैं उनके वहां पर जो अपचयन विभव है वो वहां पर लिख रखे हैं। तो कुछ के वहां पे प्लस में आपको मिलेंगे, ठीक है, वो सब हाइड्रोजन के सापेक्ष ही लिखे जाते हैं। तो हाइड्रोजन का जो विभव होता है वो 0 मान लिया जाता है, और जितने भी, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो हाइड्रोजन के सापेक्ष लिखे जाते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ आपके ऋणात्मक होंगे और कुछ आपके धनात्मक होंगे। तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपके लिथियम,
जो आपका लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है या रुबिडियम है या फिर सीजियम है, इनके जो अपचयन विभव होंगे वो आपको माइनस में लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप वहां से देखना। तो इनके क्षार धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं। वर्ग में, किस वर्ग में? अगर हम बात करें क्षार धातुओं के वर्ग में, तो वर्ग में लिथियम से सीजियम CS तक वर्ग में लिथियम से सीजियम तक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता जाता है। परंतु ठीक है, देखो वैसे तो जो क्षार धातुएं हैं लिथियम से लगा करके सीजियम तक, इनके सबके जो आपको अपचयन विभव देखने को मिलेंगे वो सभी के जो अपचयन विभव होंगे वो माइनस में होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इनमें तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से आप ये पाएंगे कि जैसे ही हम वर्ग में नीचे की तरफ जाएंगे तो वो जो ऋणात्मक मान होगा वो ऋणात्मक मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहाँ से? लिथियम से सीजियम तक। लेकिन फिर एक आपको वेरिएशन और देखने को मिलेगा। आप ये देखेंगे कि जो लिथियम होता है, लिथियम का अपचयन विभव वैसे तो नीचे जाने पर सबका बढ़ता है, लेकिन लिथियम का अपचयन विभव, इसका मतलब ये है कि जब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसका होना चाहिए? सीजियम का। और सबसे कम ऋणात्मक किसका होना चाहिए? लिथियम का होना चाहिए। लेकिन आप ये पाएंगे कि लिथियम का जो अपचयन विभव होता है वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, सीजियम से भी ज्यादा ऋणात्मक होता है लिथियम का। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये लिथियम जो है ये आकार में बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण जो अपचयन विभव होता है वो लिथियम का सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। लेकिन वैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऋणात्मकता बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट और थोड़ा सा लिख लेंगे, अधिक ऋणात्मक होता जाता है, परंतु लिथियम का अपचयन विभव असामान्य रूप से अधिक ऋणात्मक परंतु लिथियम का अपचयन विभव असामान्य रूप से अधिक ऋणात्मक, यहाँ लिख लेना सीजियम के समान, लगभग ये सीजियम के बराबर ही होता है। तो लिथियम का अपचयन विभव असामान्य रूप से अधिक ऋणात्मक इसके छोटे आकार के कारण होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अपचयन विभव समझ में आ गया होगा। क्षार धातुओं के अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका जो ऋणात्मक मान है वो और भी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर ये देखा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसका मान होगा तो सीजियम का होना चाहिए। लेकिन एक चीज और हम देखने को मिलता है हमको यहाँ पर कि लिथियम का और सीजियम का जो ऋणात्मक मान है वो लगभग बराबर ही होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है, लिथियम का अपचयन विभव बहुत ही ऋणात्मक होता है और लगभग सीजियम के बराबर होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको। जी सर।
अगर इनके आप अपचयन विभव लिखना चाहते हैं तो हम नोट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ें। तो आप जानते हैं कि ये जो लिथियम है, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे लिथियम। और ये सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो लिथियम प्लस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन ये पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये लिथियम, ठीक है, सॉलिड में बदल जाएगा। और इसका जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से लिखते हैं, और ये वोल्ट में होता है। किसमें होता है? वोल्ट में, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो आपका होगा ये 3.04 के करीब होता है, माइनस का, -3.04 वोल्ट होता है, ये लिथियम का होता है। इसके बाद अगर सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की बात करें, -2.90, सर इसके ऊपर क्या लिखा है? -2.9, अभी बता रहे हैं, अभी हम सब पढ़ के बता देंगे आपको। पहले इनको लिख लेते हैं। सीजियम SCS प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका बदल जाएगा सीजियम सॉलिड में, ठीक है। और ये आपका इसका हो जाता है माइनस 2.9 करके होता है लगभग, देख लेते हैं। 93 करके है, 92, और ये 93 हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो पहला लिखा है ये लिखा है लिथियम, है ना, लिथियम का। तो लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? तो 3.04, ठीक है। इसका कितना है? तो इसका 3.04 है, किसका? लिथियम का, माइनस में। अच्छा, लिथियम को छोड़ दो, उसके बाद नीचे की तरफ आप बढ़ो। तो नीचे की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसका कितना, -2.71, 2.71, -2.71, -2.90, -2.92 और -2.93। इसका मतलब जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनका जो मान है वो बढ़ रहा है, ठीक है भाई। ये 2.71 है, ये 2.90 है, ये 2.92 है, और ये 2.93 है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इनका जो ऋणात्मक अपचयन विभव होता है उसका मान बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वही लिथियम का देखो, तो ये देखो लिथियम का कितना है? सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है, -3.04 सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। इसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए ये ऐसा असामान्य विभाग है, ठीक। इसका कितना है सीजियम का? तो 2.93 है, और उससे भी इसका ऋणात्मक मान ज्यादा है लिथियम का। हाँ, बोलो क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ गया? जी सर। इसकी चर्चा और हम करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे, वो जो आपका विद्युत ऋणात्मक उसका है, उसका आक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स रिएक्शन करके एक लेसन होगा, तो उसमें हम इसकी और चर्चा करेंगे। मार्कर सही नहीं चल रहे हैं, पता नहीं कैसे है।
हाँ, अगर यहाँ से समस्या होती आवाज की तो सबके में समस्या होती। हाँ, कुछ हो सकता है नेटवर्क वीक हो। हाँ, तो अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है वो है अपचायक गुण। तो क्षार धातुओं के अपचायक गुण, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो देखो भाई, क्षार धातुओं के अगला पॉइंट है क्षार धातुओं के चायक गुण। ये अपचायक गुण क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो अपचायक गुण, एक होता है अपचायक गुण और एक होता है मतलब अपचायक गुण और एक होता है आक्सीकारक गुण। ठीक है, तो आक्सीकारक और अपचायक, इन दोनों को जानने से पहले हम एक चीज देखेंगे, वो है हमारी कुछ रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं आक्सीकरण। आक्सीकरण आक्सीकरण व अपचयन। आक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, पहले इनको समझते हैं। तो इनकी दो परिभाषाएं हैं, इनकी दो परिभाषाएं हैं आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की। ठीक है, दो परिभाषाओं का मतलब क्या है? तो एक तो हमारी जो प्राचीन थ्योरी है, जो पुरानी कुछ परिभाषाएं हैं, वो उसके अनुसार जो थ्योरी है, जो परिभाषा है, वो है। तो देखो, पुराने में क्या बताया गया है, पुराने में आक्सीकरण को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पॉइंट बताए गए हैं। आक्सीकरण जब भी आप पढ़े होंगे तो एक ही डेफिनेशन हमें लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो कौन सी डेफिनेशन है? तो वो आप कहते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी ही परिभाषा काफी नहीं है। ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ साथ 3 और पॉइंट है, उनको भी आपको याद रखना है ऑक्सीकरण में। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो कोई अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है तब भी वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अपचयन। अपचयन। ठीक है, पहला पॉइंट देखो इसमें, पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। मतलब अगर कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण कहलाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन का योग ना हो, तो ऑक्सीजन का अगर योग नहीं हो रहा है, तो अगर किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का योग हो, विद्युत वैद्युत ऋणात्मक तत्व का योग, है ना, योग या जुड़ना। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का योग नहीं हो रहा है, किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग, की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, तो तीसरे पॉइंट में है कि हाइड्रोजन का निकलना। मतलब कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रही है या हाइड्रोजन अपने स्थान से हट रही है, तो हाइड्रोजन का निकलना, तो भी ये अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और चौथा पॉइंट होता है, हाइड्रोजन की जगह अगर हाइड्रोजन ना निकले, कोई वैद्युत धनात्मक, है ना, किसी वैद्युत धनात्मक धनात्मक तत्व का निकलना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होते हैं। इन 4 पॉइंट से हम ऑक्सीकरण को समझ सकते हैं। कहीं पर ऑक्सीजन का अगर योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी।
अगर ऑक्सीजन का योग नहीं हो रहा है, उसकी जगह पर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व आ रहा है और उसका योग हो रहा है अभिक्रिया में, तो भी अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है। तीसरा, अगर ये दोनों पॉइंट नहीं हो रहे और हाइड्रोजन की यौगिक से हाइड्रोजन की कमी हो रही है रासायनिक अभिक्रिया में, तो भी आपकी जो अभिक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। हाइड्रोजन अगर नहीं निकल रहा है, हाइड्रोजन की जगह कोई विद्युत धनात्मक तत्व या परमाणु बाहर निकल रहा है, तब भी वो हमारी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के 4 पॉइंट हैं। हाँ तो बताओ नीचे वाला भाई। नहीं दिख रहा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नीचे वाले में लिखा है कि वैद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, वैद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। ऐसे ही अपचयन में भी 4 पॉइंट हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। या अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है, कोई वैद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है, तो वैद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, तब भी ये आपकी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि ऑक्सीजन का निकलना। मतलब ऑक्सीजन, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और यह वैद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। 4 पॉइंट आपके अपचयन के होते हैं। ये 4 पॉइंट अपचयन को डिफाइन करते हैं। अपचयन क्या होता है, तो अगर हाइड्रोजन कहीं पर हो रहा है, तो वो अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया है। जो अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया होगी। किसी वैद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहर निकलना या ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, तो भी आपकी जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हमारी पुरानी अवधारणा थी। तो ये पुरानी अवधारणा थी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को परिभाषित करने की। अब देखिए नई अवधारणा क्या है, जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है, वो ऑक्सीकरण और अपचयन पर क्या कहती है। ये समझ में आ गया इतना? जी सर। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। अब देखो हमारी आधुनिक केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहलाती है ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित अभिक्रियाओं पर। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आप जानते हैं कि है वो तत्व आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, या फिर अगर हम अक्रिय गैस तत्वों को लें तो वो एक अलग प्रकार हो जाएगा। तो अगर अक्रिय गैस तत्वों को अगर हम हटा देते हैं, छोड़ देते हैं उनको, तो कर सकते हैं एक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और एक ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना आता है। मतलब किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। अपचयन क्या होता है,
तत्व का किसी तत्व के द्वारा ग्रहण करना, किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, अगर कहीं पर तत्व कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो वो ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे ये आपका सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na+। ये क्या बन जाएगा, Na+। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अच्छा, इधर इलेक्ट्रॉन किस चीज का लिखा, माइनस का इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पर, मतलब जब इसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये माइनस का लिखा होता है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को हम राइट साइड में ले जाएं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Na, और ये Na से क्या हो रहा है, Na+ हो रहा है, और प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे ही किताबों में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, जो नीचे वाली रिएक्शन हमने लिखी है, यही रिएक्शन आपको लिखी मिलेगी। ये भी क्या है, ये ऑक्सीकरण ही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा देखो, अगर हम यहाँ पर कहें Cl, ये क्या है, Cl, और इस Cl के द्वारा अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा Cl-, ये हो जाएगा Cl-। मतलब Cl से ये जो Cl- हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, ये माइनस का हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो अगर ये ग्रहण कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा अपचयन। ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी अपचयन। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई भाई? जी सर, समझ में। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है, ठीक है, जैसे Na से Na+ बन रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही, कमी हो रही, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, Na से Na+ बन गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और Cl से Cl- बन रहा है, मतलब Cl ने जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो वो कैसा बन गया, Cl- बन गया। तो Cl से जो Cl- का बनना है वो आपका अपचयन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। हाँ, अब देखो भाई, अब हम एक रिएक्शन लिखते हैं। अब हम एक रिएक्शन लिखते हैं। हमने लिखा, ये आपका हो गया Na, और ये आपका हो गया Cl, और ये जो Na और Cl ये मिल करके क्या बना देंगे, तो ये बना देंगे Na+ और Cl-। ये हमने एक रिएक्शन लिख ली।
अब इसमें आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। इस रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसमें दोनों अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? तो इसमें एक ये ऑक्सीकरण वाली है, क्योंकि ये जो आपका सोडियम है मतलब Na से कैसा हो रहा है, Na प्लस हो रहा है, Na से Na प्लस हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसमें बदल रहा है, Na प्लस में बदल रहा है। तो ये अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण कहलाएगी, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से ये Cl किसमें बदल रहा है, Cl माइनस में बदल रहा है। मतलब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें बदल गया, Cl माइनस में बदल गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो ये आपका अपचयन है। ये आपकी जो अभिक्रिया है वो अपचयन है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अब जरा यहीं पर पॉइंट समझिए कि ये जो Na का जो Na बदला है Na प्लस में, तो ये Na से Na प्लस में बदलने का कारण क्या है? कारण ये Cl है। अगर इस Cl ने इस Na से इलेक्ट्रॉन ना ग्रहण, अगर इस Cl ने इस Na से इलेक्ट्रॉन, सोडियम से इलेक्ट्रॉन अगर ये ना ग्रहण करता तो यहाँ Na प्लस नहीं बनता। मतलब ये जो Na प्लस बन रहा है, ये Na से जो Na प्लस बन रहा है उसका कारण ये Cl है। Cl ने इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इस सोडियम को किसमें परिवर्तित कर दिया, तो Na प्लस में परिवर्तित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीकरण हो रहा है उस ऑक्सीकरण को कराने का काम कौन कर रहा है, Cl कर रहा है, क्योंकि Cl ही इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है और तब ये धनात्मक बन रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ये जो ऑक्सीकरण है इसका कराने का काम कौन कर रहा है, Cl। तो इस Cl को हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ये जो हमारा Cl होता है ये कहलाता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। और इसी प्रकार से ये जो Cl में ये जो अपचयन हो रहा है, ठीक है, मतलब Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस में बदल रहा है, तो Cl का अपचयन हो रहा है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये सोडियम है, क्योंकि ये सोडियम जब त्याग रहा है, सोडियम जो है जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो Cl से Cl माइनस बन रहा है। तो ये जो आपका अपचयन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कराने का काम कौन कर रहा है, ये सोडियम कर रहा है। इसलिए इस सोडियम को हम कह देते हैं अपचायक। ये अपचयन का काम कराने का काम कर रहा है, मतलब ये अपचयन क्रिया को कराने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कह देंगे अपचायक। तो ये आपका जो Cl है ये ऑक्सीकारक हो जाता है और ये जो सोडियम है ये अपचायक हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। इतनी बात समझ गए भाई? जी सर। जी सर। अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, ये अपचायक क्यों है सोडियम, हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्षार धातुओं का अपचायक गुण। तो ये अपचायक क्यों है, तो अपचायक इसलिए है क्योंकि ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। सबसे बड़ी बात, ये अपचायक क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और त्याग किसको कर रहा है, तो Cl को कर रहा है, इसलिए Cl का अपचयन हो रहा है और Cl का अपचयन हो रहा है, इसलिए ये जो है आपका सोडियम अपचयन का काम करा रहा है, इसलिए ये अपचायक है। तो अपचायक क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कि जो भाई अगर ये सोडियम आसानी से प्रबल अपचायक होगा, से अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दुर्बल अपचायक होगा। जो तत्व जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ये बात समझ गए? जी सर। अब यहाँ पर हमको बताओ आप, ये आपके पास लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम, रूबिडियम है और सीजियम है। इसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? सर लिथियम। नहीं, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके आकार के आधार पे बात करें, गैसीय अवस्था में बात करें,
तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आकार किसका होगा? सीजियम का। और सीजियम का जब आकार बड़ा होगा तो सीजियम का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो नाभिकीय आकर्षण बल होगा वो कम होगा। तो जो जिसका आकार बड़ा होता है आयनन विभव उसका क्या होता है? कम होता है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है। ये बात समझे? जी सर। जी सर। हाँ, तो आकार किसका बड़ा है? सीजियम का। इलेक्ट्रॉन भी कौन त्यागेगा? सीजियम। सीजियम, ठीक है, गैसीय माध्यम में। तो ये सीजियम, तो मतलब जब हम, तो ये कौन होगा? चायक गुण होता है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, चायक बढ़ता है। क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, मतलब लिथियम से सीजियम तक इसका जो अपचायक गुण होता है वो बढ़ता है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, तो यही आपको लिखना है कि बाह्यतम कोश में दुर्बल रूप से आकर्षित एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये सरलता से इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, अर्थात ये प्रबल अपचायक होते। वर्ग में नीचे जाने पर आकर्षण बल कम होने के कारण, वर्ग में नीचे जाने पर आकर्षण बल कम होने के कारण, आकर्षण बल कहाँ? जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है, और जिसके कारण इनकी अपचायक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। ठीक, सीधे से आप इतना लिख लेंगे ऐसे ही कि ऊपर से नीचे जाने पर या लिथियम से सीजियम तक इनका अपचायक गुण, यहाँ लिख देते हैं, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक है। ठीक है, लिथियम से सीजियम तक इनका अपचायक गुण बढ़ता है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।